रणबीर कपूर के बाद सेकंड बंदा बॉलीवुड में जो संजू बाबा को पोर्ट्रे करने वाला वो मैं हूँ। अच्छा जी। लोग बाबा को ऐसे करते हैं ना, बस ऐसा कर लिया, यूं कर दिया, लेकिन आपको वो करेक्टर प्ले करना है। बहुत सटल में करना पड़ता है। आप मिमिक्री करते हो तो और द टॉप आप कर सकते हो, थोड़ा ऊपर जा सकते हो। अभी एनिमल की बात चली, एनिमल में बॉबी देओल है और बॉबी देओल के साथ आपने काम किया था जब उन्होंने नेगेटिव की शुरुआत की थी। Exactly, वो yes. कैसे था? मतलब अब तो आप ये देख रहे हो कि यार ये आ गया, अब तो पब्लिक मान रही है। मेरे ख्याल से उसी फिल्म से उनकी नेगेटिव जो कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन जो हुआ था वही उसी फिल्म से स्टार्ट हुआ था। शंकर रमन साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे ख्याल से ऐसा कुछ सोचा कि बॉबी सर को ऐसे किरदार में मेरे ख्याल से ऑडियंस और ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। तो यार आराम नगर जाते थे हम ऑडिशंस के लिए। हम यहाँ अपने महाड़ा में बहुत सारे ऑडिशंस होते थे, तो लाइनों में लग लग के 100 150 200 लोग ऐसे होते थे। अगेन वही चीज़ की डर के भाग जाना या ऑडिशन देना नहीं, या 1-2 घंटे पसीने पसीने बाल खराब हो चुके हैं एंड ऑल दैट। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक्टर बनना बहुत लोगों के दिल में होता है और बहुत लोगों के दिल से निकल के वो जुनून बन जाता है, जुनून बन जाता है, जिद बन जाता है और फिर एक कमिटमेंट बन जाता है। और जब कमिटमेंट होता है तब उसका रिजल्ट सामने देखने को मिलता है। ऐसे ही एक एक्टर जो कि आप देखते हैं बहुत सारी फिल्मों में, वेब सीरीज में, नवनीत मलिक मेरे साथ आज जॉइन फिल्म्स स्टूडियो में। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स नवनीत। थैंक यू वेरी मच। नवनीत, एक्टर बनना सपना और सपने को हकीकत में बदलना आपके लिए कैसा रहा? सर मेरे लिए एक जर्नी थी जो बहुत खूबसूरत रही है अभी तक, क्योंकि मैंने ज़्यादा लंबा सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या कुछ ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। मैं एज ए सिविल इंजीनियर दिल्ली में काम करता था। ओके। हाँ, और साथ के साथ ऑडिशंस देता था, पर कभी सिलेक्ट हुआ नहीं। पर एक दिन ऐसा आया जब मैंने एक ऑडिशन दिया था अलीट मॉडल लुक का। मैं घर पे जाने वाला था बैग उठा के कपड़े धोने के लिए, जैसे आप हर सैटरडे संडे जाते था मैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ऑडिशन दे देता और उसके बाद घर पे चला जाऊंगा। मैंने ऑडिशन दिया सिलेक्ट सिटी मॉल में दिल्ली में, और वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गया। वो ऑडिशन था अलीट मॉडल लुक का एज ए मॉडल। तो 2 दिन के बाद कलकत्ता में सेम ऑडिशन, अंदर से कुछ गट फीलिंग आई कि तुझे कलकत्ता जाना चाहिए, वहाँ से ऑडिशन देना चाहिए। तो मैं गया कलकत्ता, वहाँ से ऑडिशन दिया और वहाँ से मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। वहीं फिर मुझे बॉम्बे लेके आए, ग्रूमिंग्स हुई, 12 दिन सोफिटेल 5 स्टार होटल में रुका। मेरे पूरे ख़ानदान की पहली फ़्लाइट जो अली ने स्पॉन्सर की थी एंड ऑल दैट। बहुत कुछ चीज़ें रातों रात चेंज हुई। ग्रूमिंग के बाद जब फाइनल्स हुआ अलीट मॉडल का, तो मैं जीत गया कॉम्पिटिशन। एकदम से मार्केट जाने लग गई, एजेंसी से कॉल आने लग गए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया। तो ऐसे करके मेरा रातों रात ही मेरा जो सपना था ना, वो कब हकीकत में बदला वो मुझे खुद नहीं पता चला। पर हाँ, मैं लगा हुआ था हर चीज़ में। मैंने कभी रिजल्ट की मांग नहीं की कि कुछ ऐसा कुछ मिल जाए मुझे, कि जो रातों रात या कुछ ऐसा बड़ा मिल जाए। पर हाँ, एक स्लोली एक छोटे छोटा प्रोसेस में स्मॉल मेरे गोल्स को मैं तोड़ तोड़ के मैं लगा हुआ था कि यार रोज़ का एक ऑडिशन देना है या कहीं पे भी जाना है, एटलीस्ट ऑडिशन देने के लिए मैं करता था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहला कॉल मुझे रेड चिलीज से आया, जो मेरी ये भी बोल सकते हो कि मुझे पता नहीं था कि रेड चिलीज है क्या। मुझे लगा कोई मैकडी टाइप का कोई ब्रांड है जो अपनी एड वैड के लिए फ़ोन कर रहा है। फिर यशराज से ही फ़ोन आया, क्योंकि बहुत बड़ा पेजेंट था वो। इंटरनेशनली ये मान लो कि मॉडल्स के लिए सबसे बड़ी एजेंसी है अलीट मॉडल लुक, उसका कंपटीशन था जो मैं जीता था। तो हर जगह न्यूज़पेपर, हर जगह मैं था उस टाइम पर। तो लोगों की नज़रों में आने लगा, एजेंसी से फ़ोन आने लग गया। तो ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। मॉडलिंग करते करते फिर एक्टिंग में घुसा। एक्टिंग में वही अगेन 6-7 साल के बाद जो मैनिफेस्टेशन मेरी रेड चिलीज़ के साथ चल रही थी, लव हॉस्टल के थ्रू, वो आई मेरे उस पर। उसकी भी एक स्टोरी है, मतलब हर चीज़ की एक बहुत प्यारी स्टोरी है। ऐसे नहीं कि एकदम से बस हो गया। हाँ, तो मैं हर चीज़ को इतने प्यारे तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ कि मैं किसी चीज़ को मांग रहा था आज तक और वो मेरे हथेली में आज है। तो मैं बहुत बिलीव करता हूँ चीज़ों में कि जो मांगते हो तो मिलता है। तो उसी की बदौलत मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से आगे मेरे और बड़े गोल्स अभी डिसाइड हुए हैं जो पहले कभी नहीं थे। तो मैं नहीं बोलता कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं स्टार्टिंग से इतने बड़े गोल्स लेके चलूँ और मैं उनमें कामयाब हो, या छोटे छोटे गोल लेके चलो जिसकी कामयाबी मिलने पे आपको खुशी भी हो, एक अंदर से सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है। क्योंकि अचीवमेंट एक होती है ना, वो आपको पुश करती है, कॉन्फिडेंस फील करवाती है
जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा और आगे भी ऐसे ही काम करता रहूँगा, जो उसमें हर प्रोजेक्ट के साथ मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है और ज़्यादा बढ़ता है। तो यार तो आपने कहा कि यार मेरे को जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे हाथों में मिलती गई। जी। फिर यही कहते हैं कि जिस चीज़ को भी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। लेकिन शिद्दत को एक्चुअली बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। राइट। मैंने बहुत सारे एक्टरों से मिला हूँ, आप भी मिलोगे कि यार मैं बड़ा पैशनेट हूँ, लेकिन पैशन मतलब क्या मालूम नहीं, शिद्दत मतलब मालूम नहीं। आपके लिए शिद्दत मतलब क्या? तैयारी, लोगों से मिलना जुलना, रिजेक्ट होना, क्या क्या है शिद्दत? देखो, शिद्दत कई लोग बोलते हैं कि सिक्स सेंस बोलते हैं, कोई शिद्दत बोलता है, कोई बोलता है कि यार मुझे गट फीलिंग आई। तो एक आवाज़ होती है इंसान की, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है। अगर जो इंसान उस आवाज़ को सुनना समझ गया, पकड़ना शुरू हो गया उसको, तो मेरे ख्याल से उसको अपनी लाइफ में एक राइट डायरेक्शन मिलने लग जाती है, जो मुझे समझ में आ चुकी है। मैं उस आवाज़ को कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि यार ये मेरे लिए सही है या गलत है। तो मैं उसी आवाज़ को सुन के मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, जिसको मैं मैनिफेस्टेशन, उसी के लिए मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, उसी के लिए फिर मैं आगे काम करने लग जाता हूँ। हाँ, मेहनत बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, ये नहीं कि सिर्फ मांगो और वो हो जाता है। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो चीज़ मांगते हो उस साइड से 50% ऑलरेडी आ चुकी होती है, 50% सिर्फ आपको पुश करना होता है, अपने आप को वहाँ तक लेके जाना। मतलब आपको एक्शन भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपना उसके लिए एफर्ट डालना होता है। ये नहीं घर बैठे बैठे वो चीज़ मिल जाएगी। Right. पर हाँ, उसके लिए आप और ज़्यादा जिज्ञासा या आप और ज़्यादा पुश करोगे अपने आप को उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि आपका दिल चाह रहा है वो करने का। तो इसलिए उस आवाज़ को सुन के आगे बढ़ेंगे। शायद आप एक दिल से कुछ करेंगे लाइफ में, तो मेरे ख्याल से वहाँ आपकी कामयाबी निश्चित हो सकती है। तो शुरुआत हुई रेड चिलीज से। राइट। उसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट आए आपके? जी, रेड चिलीज के बाद रेड चिलीज का लव हॉस्टल, जैसे हम बात कर रहे थे, लव हॉस्टल में मैंने पहले काम किया। वो भी एक फ्रेंड आया था मेरे घर पर। मैं बताया ना कि हर चीज़ एक कनेक्टेड होती है किसी ना किसी चीज़ से। आप कितनी मेहनत करते रहे, मैं 6 साल से एक्टिंग में भी ऑडिशंस देता था, पर कभी कुछ मिला नहीं था उसमें भी। पर मैं मॉडलिंग में, ये मान लो कि इंडिया को ऐसा टॉप ब्रांड नहीं है, रेमंड से लेके मुफ्ती, स्पाइकर या हार्ले डेविडसन का, मैं इकलौता पूरे इंडिया में एक एक्टर हूँ जिसने हार्ले डेविडसन की है। तो वो सब होने के बावजूद भी मुझे कभी एक्टिंग में काम नहीं मिला था। उसमें रिजेक्शन ही हो रहा था? मुझे रिजेक्ट ही किया जा रहा था हमें 6 साल से सब कुछ। पर एक दिन ऐसा आया, मैं जैसे रेड चिलीज की बात की, तो एक फ्रेंड आया मेरा घर पे, बोलता है कि भाई आई नीड योर हेल्प यार, एक ऑडिशन बनवा दो। मैं कहा हाँ यार बिल्कुल बनवा देंगे, आप आओ घर पे। हम बैठे, उसने बोला कि तू भी रिकॉर्ड कर ले। मैंने सिर्फ ऐसे मज़े में अपने एक्सपीरियंस के लिए मैंने टेक रिकॉर्ड किया और उसने आगे भेज दिया। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है डायरेक्टर सर की टीम से, फर्स्ट एड या सेकंड एड या किसी का, बोलते कि आप ना सिलेक्ट हो गए हो कल जो ऑडिशन दिया था उसमें। मैं कहा भाई था किसका, पहले ये तो बता दो, मैंने तो ऐसे ही मज़े मज़े में दिया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं उसका। कह रहे कि रेड चिलीज का। और मेरा जो मैनिफेस्टो जो चल रहा था 6 साल से कि अलीट जीतने के बाद मुझे रेड चिली से कॉल आया था, मैंने इग्नोर कर दिया था, मैं रोहतक में था, आ नहीं पाया था यहाँ पर। तो वो सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी मेरे दिमाग में। वो मैनिफेस्टेशन बोल लो या फिर शिद्दत से मांगना बोल लो, तो वही चीज़ मेरे सामने आई। जो इतना एफर्ट मैंने ऑडिशन देने में लगा था, जो काम नहीं मिला था, और वहाँ पे ऐसे ही अचानक से कोई आया फ्रेंड अपने ऑडिशन के लिए, वो मेरा ऑडिशन भेज दिया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। उसके बैक टू बैक फिर मैंने हीरोपंती 2 की, उसके बाद फिर एक स्वराज का मैंने वो किया था, एपिसोडिक था वो किया था। पर वो बहुत ही उस पर था, जो शहीद हुए थे ना उन पे बनाए गए थे। हाँ, पर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसलिए। उसके बाद फिर मैंने वेब सीरीज़ की नीरज पांडे सर के साथ, द फ्रीलांसर, अभी 2 महीने पहले 1 सितंबर को रिलीज हुई। अभी 3 फिल्में मेरी लाइनअप है, एक जो है वो संजय दत्त के साथ में है, संजय दत्त सर के साथ बाबू तो बाबा के साथ है, उनका यंगर वर्जन में प्ले कर रहा हूँ। ये मान लो कि रणबीर कपूर के बाद सेकंड बंदा बॉलीवुड में जो संजू बाबा को पोर्ट्रे करने वाला वो मैं हूँ। अच्छा जी। तो उसकी कुछ खास तैयारी की होगी फिर तो? बिल्कुल की थी। उसमें हम बेसिकली जो रॉकी फिल्म उनकी आई थी, पहली फिल्म थी, हाँ। तो उसको हम उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं इस फिल्म में। ओके। हाँ, तो मेरी लंबे बाल, फिर वॉक वगैरह, फिर वो जैसे बोलने का तरीका है, तो सब ये बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुई थी। और ये बिल्कुल बैक टू बैक ही चला था। जैसे फ्रीलांसर का शूट खत्म हुआ तो ये मेरी झोली में आ गई। आई एम रियली ब्लेस्ड एंड हम्बल अबाउट इट। पर ये करेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक होता है कहीं ना कहीं मिमिक्री होती है, और एक होता है आपको ऑब्जर्व करके किसी ऐसे रियल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना जिसकी अपनी ऑडियंस है, जिसका अपना फैन बेस है, जिसको लोग जानते हैं कि हाँ मतलब संजय दत्त ऐसे हैं। बिल्कुल। और
उनको जब प्रेजेंट कर रहे हो आप उनकी तरह से, तो आप एक एक्टर की तरह नहीं कर रहे हो, उनका एक एज अ पर्सन कर रहे हो। एब्सोल्युटली। तो कैसे तैयारी करी होगी यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। सी पहले तो इस टाइप के रोल ना मैं प्रोजेक्ट नहीं बोलता उनको, ये बहुत किस्मत से किसी किसी एक्टर को जो मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करने को मिला, क्योंकि बहुत लोगों की किस्मत में ये आ भी नहीं सकता, क्योंकि रोज रोज बनते भी नहीं ऐसी चीज़ें। फिल्में बना लेते हो, स्टोरीज बहुत सारी आती है, रोज की फिल्में बनती है, बट ये जो कैरेक्टर होता है ये मेरे पास आया और मैं अपनी शिद्दत से इस पर मेहनत की। ऑब्वियसली डायरेक्टर सर बहुत हेल्पफुल थे, जिस तरीके से पूरा सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया, जिस तरीके से फिर लर्निंग की वॉक वगैरह पे पूरा तैयारी करके हम सेट पे पहुंचे थे। बाबा ही मिले थे वहाँ पर। अच्छा। फर्स्ट डे हम सेट पे पहुंचे। अपने ही वर्जन से मिलके क्या लगा? मेरी उससे पहले हमारी फोन पे बात हुई थी, बट कभी ऐसे फेस टू फेस नहीं हुआ था मैं, क्योंकि मेरे भी शूट चल रहे थे। और बल्कि ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से जाने वाला था। हाँ, क्योंकि डेट क्लैश हो रही थी मेरी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ में, और लकीली ऊपर वाले वही होता ना कि मांगो कुछ हो जाता है वगैरह, तो वो हुआ मेरे साथ। अगेन मैंने बोला कि यार मैं ये हाथ से नहीं जाना चाहिए, वो डेट्स अपने आप मैनेज होगी, और वो मेरे हाथ में आया। तो इस तरीके से अब बाबा से जैसे हम बात कर रहे थे, बाबा से मैं पहली बार मिला था पुणे में। हम पुणे शूट कर रहे थे कुछ दिन, तो वहाँ पहले दिन बाबा बैठे हुए आराम से, बहुत हम्बल्ड आदमी, एक ऐसे ही चेयर लगा के सेट के पास में बैठे हुए बहुत आराम से। मगर यार हम जिनको बचपन से देखते आ रहे हैं, जो सुपर डुपर स्टार, और बाबा मतलब बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो मेरी जो फीलिंग थे ना वो होता ना कि पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करूँ, ये रियल है कि नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा था। तो बहुत अच्छा, जैसे उन्होंने आते बोला कि हाँ आ जाओ बैठ जाओ, उन्होंने आगे से सामने से बोला, फिर मैं जाके बैठा उनके साइड में, बात करनी स्टार्ट हुई, तू कर लेगा मुझे पता है, तू एंड ऑल दैट, बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर। और फिर हमारा शॉट लगा रात का, तो हमने सब परसों किया आगे फिर। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, लोग बाबा को ऐसे करते हैं ना, बस ऐसा कर लिया, ये कर दिया, लेकिन आपको वो कैरेक्टर प्ले करना है, बहुत सटल में करना पड़ता है। आप मिमिक्री करते हो तो और द टॉप आप कर सकते हो, थोड़ा ऊपर जा सकते हो, पर आप जब कैरेक्टर प्ले करते हो ना, बहुत चैलेंजिंग होता है। और जब वो खुद सामने हो बाबा क्योंकि उस दिन तो वहाँ थे, और मुझे मेरा मौनी रॉय का लगा हुआ था हमारा शॉट, तो मुझे वॉक करके और मौनी रॉय की तरफ थोड़ा लुक वगैरह दे के, और उसके बाद फिर आगे बढ़ना था, ऐसा हमारा सेट था। और पीछे क्योंकि वो कुछ ऐसा सीरीज फिल्म है जिसमें पूरी फिल्म बाबा के उसमें कैरेक्टर के ऊपर नहीं है, अलग स्टोरी चल रही है, बीच में कुछ चंक आते हैं, तो वहाँ पे एक पूरा लव स्टोरी हमारी अलग से चल रही है। तो उस सीन में ना बाबा भी एंटर करते हैं, मतलब मैं निकला, बाबा गए, क्योंकि यंगर वर्जन है जैसे फिल्म में। तो मैं निकला, बाबा एंटर हुए और मेरी साइड देखते हैं। वो मैंने जैसे मॉनिटर पे देखा कि मैं कहा यार मैं बाबा कहाँ से आ गए, बताया नहीं यार, मैं सीन में बाबा थे। मैं कहा भाई यार एक और टेक ले सकते हैं क्या? डायरेक्टर उनको बोला, मैंने दोस्त जैसे ही है, बहुत अच्छा इंसान है। तो बोले कि तू पिटवाएगा क्या? हो गया। दिख नहीं रहा बाबा सीन में है। तो सेकंड टेक तो मतलब रिस्पेक्ट में होता है सारी चीज़ें। तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो बहुत मस्ती मजाक चलता रहता है, पर मज़ा भी उतना ही आ रहा है। मतलब लार्जर देन लाइफ दिखाई जा रही है चीज़ों को। अभी तक जितने भी आपने कैरेक्टर प्ले किए, उन कैरेक्टर में जो सबसे चैलेंजिंग था आपके लिए अडॉप्ट करना, वो कौन सा रहा? अभी तक का सबसे चैलेंजिंग द फ्रीलांसर आप बोल सकते हैं। उसमें मैंने नीरज पांडे सर के साथ मैंने काम किया है, द डायरेक्टर। मोहसिन कैरेक्टर का नाम है, नेगेटिव लीड में प्ले कर रहा हूँ, मेन एंटागनिस्ट। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनका रेफरेंस कहीं पर नहीं मिल सकता। हाँ, ना आपने देखे ना। एग्जैक्टली। और आप कॉपी कर नहीं सकते, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं किसी को देख के जाएंगे ना, उनका रिजेंबल कहीं ना कहीं आता है। और मैं ना बहुत नेचुरल रखने की कोशिश करता हूँ कि जितना नेचुरली मुझे अंदर से फील हुआ मैं अपना कैरेक्टर बनाऊँ, कि ताकि कुछ नई चीज़ बाहर मार्केट में दुनिया में ऑडियंस को दिखा पाऊँ मैं। क्योंकि मज़ा तभी है आप कॉपी करने लगे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े डायरेक्टर के सामने आप काम कर रहे हो। तो मैंने वो खुद में ही अपना कुछ नया कैरेक्टर निकाला। मैंने जैसे अब नेगेटिव आप सोचते हो कि यार कोई सीरिया लेके जा रहा है, कोई मुस्लिम है तो वो ऐसा ही करेगा, टिपिकल। आप जब सीरीज देखें आपको पता चलेगा मैंने बहुत सटल लेयर में इंटरनल बहुत खेला उसमें, और बहुत ही एक एज पे रखी चीज़ें कि बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है, पता मिस्टीरियस भी उसमें कैरेक्टर लग रहा है। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उसकी रिसर्च भी मेरे लिए ईजी नहीं थी। मैं स्टार्टिंग बैठा था, बहुत नर्वस भी था कि ये कैरेक्टर कैसे प्ले करूँगा,
क्योंकि आपको क्या एक्टिंग तो करनी होती है। Right. आपको पता है कि यार ये लार्जर देन लाइफ, ये जो स्टेज पे आप खड़े हो इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, ऐसे आप कैसे बिना कुछ तैयारी के जा सकते हो। तो आप अपनी तरफ से पूरी पूरी फुल ऑन मेहनत करते हो। बट मेरे लिए एक टाइम के बाद वो बहुत इजी भी हुआ, क्योंकि मैं जब एक मैंने कैरेक्टर अपना खुद का बना लिया था वहाँ पर जाने से पहले, और मैंने डायरेक्टर सर के सामने रिप्रेजेंट किया, मैं सर ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ, और उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए, जो मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही ईजी भी एक रहा एक टाइम के बाद, क्योंकि एक्टर हमेशा सोचता रहता है बार बार कि इसमें और क्या कर सकते हैं, और बेटर क्या हो सकता और बेटर क्या हो सकता है। वो हमेशा डाउटफुल रहता है। पर आप जब फ्री होते हैं ना, आप कुछ भी करते हैं एक कैरेक्टर की बाउंड्री में, तो आपको खेलने में जो मजा आता है है? जो इम्प्रोम निकलता है स्पॉन्टेनियस। उफ, जो मजा आता है ना, हाँ, वो मजा मेरे ख्याल से बहुत सारे डायरेक्टर इतना अलाउ नहीं कर पाते अपने एक्टर्स को। बट नीरज सर ने जो जिस तरीके से हमारी एक्टिंग निकलवाई, वही जैसे हम एनिमल की बात कर रहे थे, डायरेक्टर के हाथ में होता है एक्टर से एक्टिंग निकलवाना, क्योंकि इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। अभी एनिमल की बात चली, एनिमल में बॉबी देओल है, और बॉबी देओल के साथ आपने काम किया जब उन्होंने नेगेटिव की शुरुआत की थी। Exactly, वो कैसे था? मतलब अब तो आप ये देख रहे हो कि यार ये आ गया, अब तो पब्लिक मान रही है। बिल्कुल। तो मैं पहली बार नहीं, हमारी शूटिंग हो चुकी थी, लव हॉस्टल फिल्म का नाम था। 2021 में शूट स्टार्ट किया था हमने, और हम थे भोपाल में। तो वहाँ हम शूट कर रहे, नाइट का शॉट लगा हुआ, मेरा, विक्रांत का, और विक्रांत मासी और सानिया मल्होत्रा का शॉट लगा हुआ। और वो ना क्लाइमैक्स, हमारा क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, मतलब जिसमें हमें गोली वोली मारी जाती है। और बॉबी सर थे उस टाइम पे सेट पे, तो रूम में थे एक। तो थोड़ी देर के बाद जब उनका टेक आता है, शॉट आता है, तो वो निकल के आते हैं, हम बात कर रहे हैं, वो गोली मारते हैं मुझे टक, और हम गिर जाते हैं। पर जब तक वो सेट पे थे, वो इतने हम्बल इंसान, रात को 2 बजे हमारे शॉट चेक करने आ रहे हैं कि दिखाओ क्या कर रहे हो। अच्छा, रात के 2 बजे यार, उनका आराम से, उनका बॉडी डबल आ रहे हैं, उनके आराम से शूट चल रहे हैं, अलग से जो आसपास के शॉट थे उनका आराम से, क्या फर्क पड़ता है, आराम से रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। बट वो ऐसे इंसान की, वो अपनी फिल्म को इतना प्यार कर रहे थे कि यार जिस फिल्म में मैं कर रहा हूँ, दूसरों के सीन देख रहे हैं कि इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। रात को आके आराम से बात करें कि मलिक कैसा है तू, क्या चल रहा है, कहाँ से है, वो बहुत बढ़िया एंड ऑल दैट। बहुत ही हम्बल इंसान, बहुत ही हम्बल। मेरे ख्याल से उसी फिल्म से उनकी नेगेटिव जो कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन जो हुआ था, वहीं उसी फिल्म से स्टार्ट हुआ था। शंकर रमन साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे ख्याल से ऐसा कुछ सोचा कि बॉबी सर को ऐसे किरदार में मेरे ख्याल से ऑडियंस और ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। तो या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके। जब पहले आप ट्राई कर रहे थे और बार बार आपका रिजेक्शन हो रहा था, जी। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे, या फिर हो सकता है किसी ने बोला भी कि खुद को क्या बहुत बड़ा हीरो समझता है क्या, है ना? तो ऐसा होता ही है नॉर्मली, जब हम कुछ अदर सोचते हैं, नॉर्मल लोगों से कुछ अलग सोचते हैं, तो ज़्यादातर लोग यही पंच मारते हैं। राइट। लेकिन जब हीरो बन गए, हाँ तो ये पहले से तय था कि एक दिन तो बनूंगा ही, तुम बोल रहे हो, सोच रहे हो? सर, मैं सच बताऊं तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कभी इस चीज़ को सिर पे नहीं बैठाया। देखो, ये मेरा काम है जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, और मेरे ख्याल से हर किसी के लिए अपना काम उतना ही इंजॉयबल होता है। अगर वो शिद्दत से करना चाहता है या उसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ में मज़ा आना चाहिए। स्टार्टिंग में होता था कि यार बड़े पर्दे पे देखना है, बड़े होर्डिंग्स पे देखना है, तो स्टार्टिंग में मॉडलिंग से बड़े बड़े पर्दों पे हर जगह होर्डिंग्स पे आने लग गए। फिर उसके बाद पहले कुछ फिल्में अपने आप को थिएटर में देखते हो, फिर उसके बाद तो काम आप काम करते ही जाते हो। मतलब एक अलग जोन आपके अंदर खुल जाता है, जहाँ पे आप अपने अंदर ही अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, ताकि जितना ऑडियंस को आप एंटरटेन कर पाओ, सिर्फ वो काम दिखता है सिर्फ। वो ऐसा नहीं होता कि यार लोग वो एक्टर बोलने लगे, यार ठीक है भाई एक्टर हूँ, अभी मेरा काम है। तो वो बहुत नॉर्मल है मेरे हेड में। ऐसा नहीं कि मैं एक्टर बन गया, वो पता नहीं क्या हो गया। मैं वैसा ही सिंपल इंसान हूँ जैसे मैं पहले दिन पे आया था। अभी सिर्फ मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा, या डिसीजन मेकिंग और ज़्यादा ओपन हो चुकी है मेरे आसपास चीज़ों में, उतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। ओके। पहले ना कहीं अगर हम बात करें 80s में 90s में ना, मौके बहुत कम हो पाते थे किसी नए एक्टर के लिए एंटर भी हो जाना। राइट। लेकिन अब ये मौके बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस भी देखना चाहती है, ऑडियंस पसंद भी करती है। तो ये जो बदलाव आया है, ये आपके लिए कितना मायने रखता है और आप इसको कैसे देखते हो? देखो सर, काफ़ी सालों से जब से मैं आया हूँ, हमने शुरुआत की थी, आराम नगर जाते थे हम ऑडिशंस के लिए। हम यहाँ अपने महाड़ा में बहुत सारे ऑडिशंस होते थे।
तुम लाइनों में लग लग के 100 150 200 लोग ऐसे होते थे, अगेन वही चीज़ की डर के भाग जाना या ऑडिशन देना नहीं, या 1-2 घंटे पसीने पसीने बाल खराब हो चुके हैं एंड ऑल दैट। तो वो सब चीज़ें होती थी। पर अभी जैसे लॉकडाउन के बाद ना बहुत सारी मार्केट अभी चेंज हुई है, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स ने बहुत अच्छा कवर कर लिया मार्केट, और जितने भी एक्टर्स को, इतने एक्टर्स को काम दे रही हैं वो चीज़ें। इवन आप यूट्यूब की बात कर लें, यूट्यूब पे जो भी टैलेंटेड है, जिसको भी लगता है कि यार वो कुछ कर सकता है, वो अपनी कुछ भी बना के डाल रहा है, कुछ भी करके डाल रहा है। इवन इंस्टाग्राम पे देख लो, वहाँ पे भी एक शॉर्ट फिल्में आने लगी हैं रील फॉर्मेट में। तो कुछ भी हो रहा है, मतलब इतने वास्ट लेवल पे अपनी इंडस्ट्री ओपन हो चुकी है, कोई भी कहीं पे भी काम कर सकता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर एक्टर्स राइट नाउ। जो सच में जो करना चाहता है ना, ये अगर यहाँ पे भी अब भी काम नहीं कर पाए तो फिर नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इतना अच्छा टाइम है अभी काम करने का। शिद्दत से अगर काम जेन्युइनली करना चाहते हो राइट ना, थोड़े हाथ पैर मारो, सीखो, अपने ऊपर काम करो, और एक राइट जगह पे राइट लोगों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से आप काम कर आपका जो इतना बड़ा ऑडियंस है, फैन बेस है, वो अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे सोशल पेजेस पे, डिजिटल पे, तो कैसे कनेक्ट करे? सोशल इंस्टाग्राम में मेरी आईडी है navneet.malik1 NAVNEET.MALIK1 नाम से। और फेसबुक में ज़्यादा यूज़ नहीं करता, नवनीत मलिक से ही सर्च मेरे ख्याल से हो जाएगा। बट इंस्टाग्राम में मैं ज़्यादा, मेरी टीम ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा टाइम स्पेंड ना किया जाए, क्योंकि मैं थोड़ा लाइफ को भी जीना चाहता हूँ एट द सेम टाइम। बट सोशल मीडिया क्या होता है ना, एक बार आप उस पर बैठ जाते हैं तो फिर घंटों उस पर चले जाते हैं। बट हाँ, जब तक काम है आपका तो बिल्कुल करिए, पर आप एक कॉन्शियस लेवल पे थोड़ा स्मार्ट होकर उसको यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से बैलेंस लाइफ मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। फिल्म इंडस्ट्री में हम सभी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने आते हैं। हाँ। आपने क्या सोचा हुआ है कि लोग आपको किस रूप में याद रखेंगे? क्या आइडेंटिटी होगी, क्या पहचान होगी? सर मैं ना सर्व करना चाहता हूँ राइट नाउ। मैं ऑडियंस को सर्व करना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से अभी एनिमल से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी हर फिल्म में लोग इतने मज़े से देखें, वो बोले कि यार दोबारा 4-5 बार जाना है मुझे बार बार। मेरा काम है उनको इंटरटेन करना। मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग जॉनर में अपने आप को एक्सप्लोर करके मैं उनको इंटरटेन करना चाहता हूँ। और यही है सर, ये मेरा काम है, मैं बहुत शिद्दत से करूँगा इस चीज़ को। और अभी भी 2-3 फिल्में और आ रही हैं, तो जल्दी बताएंगे उनके बारे में भी। ठीक है, आपने ऑडिशंस के बारे में बताया, रिजेक्शन के बारे में बताया, लेकिन कितने रिजेक्शन होंगे ये याद है? अगर स्टार्टिंग से बात करो तो देखो, 1 साल तो मैं रैंडमली जाता था, जहाँ पे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कहीं से कोई ऑडिशन का कॉल बैक भी आएगा या कहीं से कोई सिलेक्ट भी, मैं ऐसे ही जाता रहता था। उसके बाद जब से मैं बॉम्बे आया हूँ, और अभी तक के ऑडिशन ये मान लो कि कुछ 500-600 तो आराम से, उससे ज़्यादा ही होंगे, बल्कि मतलब ऐसे ही रफ आइडिया में दे रहा हूँ। अगर 1 साल में भी आप 100-200 ऑडिशन, तो 8 साल में तो 1000 ऑडिशन, तो ये 500-700 ऑडिशन आप पकड़ के चल सकते हैं, मतलब एंडलेस होती है। ओके। पर अगेन इट्स अ टास्क फॉर एन एक्टर। राइट। यही चीज़ें कई लोगों को थका देती हैं, रुका देती हैं, लेकिन आप उसमें बने रहे कि हाँ, इसके आगे ही जाना है। मैंने कभी मतलब सेम चीज़ की, मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। मतलब मेरे टाइम में एक ऐसा टाइम था जब मैं मरीन ड्राइव पे भी सोया था वहाँ पे 2 दिन, क्योंकि आप आ जाते हो यहाँ पर, जब स्टार्ट में कुछ खोने का नहीं होता था, तो कुछ ऐसा दिमाग पे होता नहीं कि यही बेड चाहिए, ऐसा ही सोना है वगैरह वगैरह, नहीं है तो यहाँ पे भी लेट ली, वो भी हो गया काम वगैरह। तो जब आपके पास धीरे धीरे कुछ मिलने लग जाता है, उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिजेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं आपको फेस करने, क्योंकि यही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हमारी इंडस्ट्री का। और जो एक ट्रूथ है, ये चाह के भी ना चाह के भी आपको मानना पड़ेगा। तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए रिजेक्शन फेस करने के। दिल में 10-10 ऑडिशंस आते हैं, रिजेक्ट होते हो, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार ये ऑडिशन आया, इसके बाद इसका कुछ होगा। आया, मेरा नहीं आया तो नहीं सी भाई, ऐसा। अभी आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? जब भी 3 फिल्में हैं मेरी, एक तो अगेन बताया जैसे बाबा के साथ, संजू बाबा के साथ, संजय दत्त के साथ में, और 2 फिल्में हैं। एक का शूट अभी 15th के आसपास ख़त्म हो जाएगा, एक है जैन में स्टार्ट होने वाला है उसका प्रोजेक्ट। हाँ, तो यार चीज़ें चल रही है जी। थैंक यू नवनीत, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. आपने बहुत अच्छा शेयर किया। हमेशा की तरह आपके लिए वीडियो कंक्लूड करता हूँ। वैसे पूरी बात को अगर एक बात में, एक सेंटेंस में ख़त्म करूँ तो वो ये
कि रिजेक्शन ही सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, अगर आप रिजेक्शन को पर्सनली ना लो तो। अगर रिजेक्शन से आगे बढ़ के उसकी तैयारी करो तो सिलेक्शन एक दिन होगा ही। उनको पहले मॉडलिंग में भी ऐसा ही करना पड़ा, एक्टिंग में भी ऐसा ही करना पड़ा, और आज भी वो ऑडिशन दे रहे हैं, आज भी चीज़ें वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मानते हैं कि एक सिस्टम है और सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी ये समझ पाएँ, जान पाएँ कि किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे लाइफ में सक्सेस को पाना है। रिजेक्शन आएगा, ज़रूर आएगा, उसको फेस कैसे करते हैं ये आपको तय करना है, वो डिसीजन आपका होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।